हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा आज का लेक्चर क्या है? हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 10, जो कि है विकिरण की द्वैत प्रकृति, यानी कि विकिरण या द्रव्य को मैटर बोलते हैं और विकिरण आपका रेडिएशन होता ही है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हम यहाँ पे ड्यूअल नेचर देखेंगे कि एक विकिरण, प्रकाश विकिरण जो है वो दो तरह से व्यवहार करती है, एक तो तरंग के रूप में और एक कण प्रकृति के रूप में, कण की प्रकृति के रूप में, यानी कणिका रूप में। तो कणिका रूप में व्यवहार करता है प्रकाश, और साथ में किस में व्यवहार करता है? तरंग के रूप में। क्योंकि तरंग के रूप में हमने व्यवहार जब करा, इसका हमने व्यवहार समझाया था आपको, तो कहाँ समझाया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत वाले चैप्टर में समझाया गया था, जिसमें हाइगेन्स ने प्रकाश तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया और उसके आधार पर फिर अनेक प्रभावों की व्याख्या की उसने। ठीक है, तो वो सारी हमने वहाँ पढ़ ली। कहाँ पढ़ ली? प्रकाशिकी में। तो इसका मतलब प्रकाशिकी में प्रकाश कैसे व्यवहार कर रहा था? जैसे कि वो तरंग के रूप में चल रहा हो। और यहाँ पे उसे कैसे करना है? द्वैत प्रकृति के रूप में। तो द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हो गया? कि उसकी दो प्रकार की प्रकृति, उसको हमें यहाँ पे समझना है। तो क्या समझना है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके ऊपर। तो इसके पॉइंट वार मैंने जो पॉइंट बना दिए हैं इसके, ठीक है, बिंदुवार इन्हें बोलते हैं। तो बिंदुवार के रूप में ये आसानी से सारे फैक्ट्स समझ में आ जाते हैं। यदि एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि विकिरण की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है विकिरण की द्वैत प्रकृति से, तो आपको ये लिख के आना होता है। ठीक है, आपको ये लिख के आना होता है। तो ये मैंने इसी हिसाब से बिंदुवार इसके बना दिए हैं, ताकि आप बिल्कुल सटीक उसमें लिख के आएँ, समझ के लिख के आएँ। रटने का कोई काम नहीं है, समझ करने के आधार पर ही आप सारी चीज बातें वहां पर लिखाएंगे। तो क्या चीज है इसमें थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहले तो प्रकाश को ही विकिरण बोला जाता है, ये आपको पता है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। प्रकाश ही विकिरण होती है, और ये तरंग एवं विकिरण दोनों प्रकृति रखता है, यानी कि इसकी तरंग प्रकृति भी होती है और विकिरण प्रकृति। विकिरण की जगह आप इसे कण प्रकृति भी कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? कण के रूप में चलता है। ये थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे कण के रूप में किस प्रकार से ये व्यवहार करता है। तो विकिरण की द्वैत प्रकृति, यहाँ जो द्वैत प्रकृति हम पढ़ने वाले हैं, विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्या हो गया ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन? क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। एवं द्वितीय की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो किस किस का अध्ययन हम यहाँ करने वाले हैं? इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति का, और द्वैत प्रकृति में क्या अध्ययन हम करेंगे? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और साथ में हम द्रव्य को हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। और मैटर किसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे वो मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड का मतलब द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। एक तो होता है द्रव, एक तो लिखते हैं हम द्रव, और एक होता है द्रव्य। द्रव केवल जो होता है वो लिक्विड को बोला जाता है, लिक्विड, तरल पदार्थ। ठीक है, तो वो द्रव है, यानी कि पानी। ठीक है, पानी, या फिर आप कह लो कि किसी प्रकार का तेल वगैरह, तो सब क्या है? द्रव है। परंतु द्रव्य जो होता है, ये अवस्थाएं होती हैं अलग अलग इसकी, या तो ये गैस में अवस्था में होगा, या फिर ये द्रव अवस्था में होगा, यानी कि इस अवस्था में, और या फिर ये होगा आपका ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार से इसकी जो होती है वो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सॉरी। तो हम क्या अध्ययन करेंगे यहाँ पे? हम अध्ययन करेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी द्रव्य भी दो रूपों में क्या करता है, उसका अध्ययन करेंगे। द्वैत प्रकृति क्या है उसकी, तो इसको समझते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है इसका, एक आती है यहाँ पे बात मैक्सवेल की। किसकी आती है? मैक्सवेल का पहले भी नाम कई बार लिया जाता रहा है हमारे टॉपिक्स के अंदर। तो मैक्सवेल ने क्या किया? वैसे तो मैक्सवेल ने प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत दिए थे। किसके दिए थे सिद्धांत? वैद्युत चुंबकीय तरंग के, जो कि इसमें बताया भी हुआ है कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया। तो सीधी सी बात है, जब वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत वो दे रहा है, मैक्सवेल ने समझाए हैं, तो इसका मतलब उसने तरंग मान लिया प्रकाश को।
क्या मान लिया, तरंग मान लिया। और वो भी कैसी, वैद्युत भी और चुंबकीय भी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। इलेक्ट्रिक हो गया विद्युत से, चुंबकीय का मतलब मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रिक भी है और साथ में वो तरंग भी है। तो उसने इतनी सारी चीजें मानते हुए अपना सिद्धांत दिया मैक्सवेल ने। और उसने क्या कहा, विकिरण की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। विकिरण किस प्रकृति का होता है, तरंग प्रकृति का होता है, यानी कि उसे कर्ण से कोई मतलब नहीं था, उसे केवल अपनी तरंग प्रकृति से मतलब था। ये तरंगे वैद्युत चुंबकीय होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक भी होती हैं वैद्युत और चुंबकीय भी होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक भी होती हैं और चुंबकीय भी होती हैं। तो इन्होंने ये दिया। इसके बाद आती है प्रकाश की तरंग प्रकृति। ये वाला जो पॉइंट है प्रकाश की तरंग प्रकृति का है, यानी कि हाइगेंस वाले चैप्टर का। तो हाइगेंस ने क्या समझाया था, प्रकाश की तरंग प्रकृति बताई थी, उसने प्रकाश तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था। और प्रकाश तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर उसने क्या कहा था, उसने कहा था, उसने जो समझाया था वो ये सिद्धांत समझाए थे, जो कि एक था प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत, अपवर्तन का सिद्धांत। अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन, व्यतिकरण को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण का भी सिद्धांत दिया उसने, विवर्तन के बारे में भी बताया, तरंग सिद्धांत, तरंग प्रकृति के आधार पर, यानी कि उसने तरंग माना जब ये सिद्ध हुए ये। और उसके बाद ध्रुवण भी उसने बताया कि ध्रुवण भी कहा कि ध्रुवण भी होता है। इन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या उसने सफलतापूर्वक की, किसके आधार पर, तरंग प्रकृति के आधार पर। परंतु अब इसमें परंतु लग चुका है, तो परंतु जब आ जाए तो ये समझ लो कि अब सिद्धांत ये आगे नहीं चलने वाले, ये सिद्धांत और कुछ जगह पर नहीं चलेंगे। तो वो कौन सी जगह है जहां पर ये विफल हो गए, असफल हो गए, ठीक है, असफल सिद्ध हो गए। तो वे जगह थी प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में ये तरंग प्रकृति फेल हो गई, यहाँ ये विफल हो गई। तो इस आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, एक कॉम्पटन प्रभाव भी आप पढ़ोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एमएससी और बीएससी में जाकर बस ये पढ़ना होता है। कॉम्पटन की पूरी किताब है, एक पूरी किताब आ जाती है कॉम्पटन के ऊपर, मतलब क्वांटम फिजिक्स आ जाती है, पूरी किताब आ जाती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या उन्होंने करनी चाहिए तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकी। जो तरंग प्रकृति थी वो इसको सिद्ध ही नहीं कर सकती इन प्रभावों को, तो ये प्रभाव उससे सिद्ध नहीं हो पाए। और जब ये प्रभाव सिद्ध नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव ये हैं, तो किसी न किसी आधार पर ये सिद्ध जरूर होंगे। तो उसके लिए नए नियम का निर्माण हुआ और उसमें बताया गया कि प्रकाश जो है वो तरंग के साथ साथ कण प्रकृति का भी है। किसका है वो, कण प्रकृति का। तो आती है फिर बात मैक्स प्लैंक की। किसकी आती है बात, मैक्स प्लैंक। तो जब मैंने आपको आधुनिक भौतिकी का चैप्टर पढ़ाया था, आधुनिक भौतिकी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, आप इंट्रोडक्शन कहो उसे, परिचय कहो, तो परिचय वाला जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैक्स प्लैंक का मैंने जिक्र किया था। तो मैक्स प्लैंक का जिक्र मैंने क्या किया था, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि चिरसम्मत जो भौतिकी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, यानी तो क्लासिकल फिजिक्स इन प्रभाव को नहीं समझा पाती। तो इसके लिए आधुनिक भौतिकी का जन्म हो गया। तो वो जन्म कैसे हुआ, तो पहले मैक्सवेल ने कुछ कहा, फिर आइंस्टाइन ने कुछ कहा। तो पहले मैक्सवेल की बात तो यहाँ वहाँ हमने दोनों की बात बता दी है, परंतु थोड़ा सा इसको रिकॉल करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तभी समझ में आएगा। तो मैक्स प्लैंक ने एक ली हॉट बॉडी, हॉट ब्लैक बॉडी, यानी कि तप्त आपका कृष्ण पिंड। क्या लिया उसने, तप्त कृष्ण पिंड। क्या नाम बता रहा हूं मैं, तप्त कृष्ण पिंड। ये है हॉट ब्लैक बॉडी। और हॉट ब्लैक बॉडी को उसने गर्म किया और बहुत ज़्यादा गर्म किया, बहुत ताप पर गर्म किया, तो ये बहुत ताप वाला हो गया, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा इसका ताप बढ़ गया, कई डिग्री सेल्सियस में इसका ताप चला गया, जैसे कि 400, 500, 1000, 2000, 3000 ताप पर इसको उसने जलाया, तप्त किया, तो ये तप्त हो गया, पूरी तरह से जलने लगा। तो उस स्थिति में इसमें से क्या दिखाई देने लगी, इसमें से प्रकाश दिखाई देने लग गया। तो इसका मतलब प्रकाश कब दिखेगा आपको, जब प्रकाश उससे निकलेगा। तो इस पिंड से इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश निकलना स्टार्ट हो गया। और ब्लैक बॉडी क्या होती है, प्रकाश को अपने अंदर खींच भी लेती है, उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, अवशोषित भी कर लेती है। और यहाँ पर क्योंकि ये रक्त तप्त हो गया ये, तो इसका मतलब प्रकाश उसने उत्सर्जित भी कर दिया। तो इस
प्रयोग की व्याख्या उसने चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स से करनी चाहिए, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका। इस केस में फिर उसने क्या कहा कि प्रकाश तो निकलता है कृष्ण पिंड से, यानी कि ब्लैक बॉडी से प्रकाश तो निकलता है और प्रकाश ये अपने अंदर अब एब्जॉर्ब भी कर लेता है, अवशोषित भी कर लेता है, पर ये करता है इस काम को क्वांटम के रूप में। किसके रूप में? क्वांटम के रूप में। तो यही चीज़ जो समझाई गई है, तो क्वांटम की जो धारणा है वो यहीं से आई, जो आप दिख रहे हैं ना क्वांटम। तो इन प्रभावों की व्याख्या मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की गई। तो क्वांटम समझ गए आप, क्वांटम क्या चीज़, कहाँ से निकल गया क्वांटम वर्ड? तो क्वांटम वर्ड निकल के आया कि उन्होंने कहा कि जो यदि किसी भी, जैसे आप लोहे को जलाते हो, तो लोहा हालांकि कृष्ण पिंड नहीं है, पर यदि हम लोहे को काला कर दें पूरी तरह से, या लोहे की जगह कुछ ऐसी चीज़ लेते तो लोहे को जब जलाते हैं तो लोहार जैसे जलाता है, या गैस वेल्डिंग वाले जलाते हैं, या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाले जब लोहे को जलाते हैं, दो लोहे को चिपकाते हैं आपस में, तो वो क्या कर देते हैं, बिल्कुल उसे गर्म कर देते हैं, बहुत तेज उस पर टेम्परेचर वो गर्म किया जाता है, ताप पर गर्म किया जाता है, जलाया जाता है उसको। तो वो अंत में कैसा होता है, जहाँ से जिस इस हिसाब मतलब जहाँ पर वो जलाया जाता है, जिस जगह वो जलाया जाता है लोहे को, उस लोहे की जगह जो होती है वो बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाती है, यानी कि वो अपना कलर भूल करके बिल्कुल लाल और जलने जैसी वो दिखाई देती है, और वो बिल्कुल उसका कलर जो है विलुप्त हो जाता है, खुद का जो कलर होता है उसका लोहे का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रकाश निकाल रहा है, तो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। और प्रकाश पिंड सोखता भी है, जो काला पिंड होता है, काला पिंड जो होता है वो प्रकाश सोखता भी है, ठीक है, अब्जॉर्ब भी करता है। तो जो प्रकाश वो निकाल रहा है वो प्रकाश, उसने उनको क्वांटम कहा। क्या कहा? क्वांटम कहा, कि वो जो प्रकाश निकाल रहा है वो क्वांटम की अलग अलग इकाइयों के रूप में निकाल रहा है। ठीक है, अलग अलग क्वांटम के रूप में निकाल रहा है। उसी को बाद में आइंस्टाइन ने उसी चीज के लिए किसका प्रयोग किया? फोटोन का यूज किया। क्या किया? फोटोन का प्रयोग किया, फोटोन शब्द का प्रयोग किया। और फोटोन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, जब मैंने इसका वो बताया था कि फोटोन इस तरह से इसको दिखाते हैं फोटोन, ठीक है, और इसकी न्यू आवृत्ति होती है, न्यू बोलते हैं आवृत्ति को, तो ये फोटोन दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, फोटोन इस तरह का होता है, जो मतलब दिखाएगा संकेत जो है इसका। ठीक है, वैसे तो किसी ने नहीं देखा इस चीज़ को, पर फोटोन इस तरह का संकेत दिखाया जाता है। तो मैक्स प्लैंक जो था उसने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या कर दी, इस प्रभाव की भी और आपकी कॉम्पटन प्रभाव की भी, दोनों की व्याख्या इसके आधार पर इन्होंने कर दी। तो इसके आधार पर उसने क्या कहा कि प्रकृति जो है वो है कर्ण प्रकृति। किसकी? प्रकाश की प्रकृति, यानी विकिरण की प्रकृति कर्ण होती है, कर्ण वाली होती है, कर्ण प्रकृति का प्रकाश जो है विकिरण होता है। ठीक है, तो शब्द कहाँ से आ गया? इस मैक्स प्लैंक की थ्योरी से आ गया कि तरंग सिद्धांत चल रहा था, तरंग सिद्धांत चलते चलते कौन सा सिद्धांत आ गया? अब क्वांटम सिद्धांत आ गया। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कण आ गया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी हो गई? कण प्रकृति हो गई। ठीक है, दो प्रकृति हो गई। अब एक ही व्यक्ति यदि दो अपने जो है नेचर दिखाता है, कभी वो गुस्सा करता है, कभी वो हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अपने किसके विपरीत? अपने स्वभाव के विपरीत। यानी कि एक तरफ तो वो हंसमुख बहुत ज़्यादा है और एक तरफ वो गुस्से वाला बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी दो प्रकृति हो गई। तो आप उसे क्या कहते हैं? हिंदी शब्द क्या होता है? दोगला शब्द बोलते हैं ना, दोगला शब्द इस तरह का होता है कुछ, कि कहीं तो आप सुन रहे हो उसे कि बहुत अच्छा है, बहुत जो है बहुत अच्छा है, और कहीं उसका आप उसको कुछ ऐसा सुन लो कि नहीं वो तो बहुत ख़राब है। तो क्या होगा? दोगला प्रकृति उसकी समझ में आती है, दिखा देती है। तो वही चीज़ यहाँ प्रकाश के बारे में है कि ये दो प्रकृति का, एक तो वो तरंग प्रकृति है और कहाँ कण प्रकृति। ठीक है, दो प्रकृति समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं, आगे आते हैं। तो विकिरण की कण एवं तरंग दोनों प्रकृति होती हैं, और इसलिए विकिरण की द्वैत प्रकृति यहाँ पर अस्तित्व में आती है, यानी ड्यूअल नेचर। यानी कि विकिरण को ड्यूअल नेचर का बताते हैं, दोगला बताते हैं, इसे दोगला बताया जा रहा है यहाँ पर, द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो दोगली प्रकृति यानी द्वैत प्रकृति यहाँ पर अस्तित्व में इसकी आती है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट भी इसी के बारे में तो कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है, बस ये भी, इसको थोड़ा समझ के आगे निकल जाएंगे। तो विकिरण की दोनों प्रकृति, जो दोनों प्रकृति हमने बताई, कण वाली और तरंग वाली, किसी एक सिक्के के दो पहलुओं की भांति हैं। सिक्का होता है, ठीक है, सिक्का समझ गए कि सिक्का क्या है? तो सिक्के के दोनों पहलू, हेड और टेल,
सिक्के में क्या होता है, हेड होता है, टेल होता है, ठीक है। पर कभी उसका हेड आता है, कभी टेल आता है, दोनों चीज़ें कभी आती हैं एक साथ में, कभी नहीं आती ना। यदि आप सिक्का उछालते हो, जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी में तो आम चीज़ है कि यदि 2 टीम्स हैं और 2 टीम्स में से किसी एक को बैटिंग देनी है, एक को बॉलिंग देनी है, तो उनसे चुनाव कराया, मतलब उनसे पूछा जाता है, तो किस आधार पर पूछा जाता है, सिक्का उछाल के पूछा जाता है। तो सिक्का गिरता है और या हेड बताता है, टेल बताता है, और जो जीता है उस हेड या टेल को वो अपनी बैटिंग या अपनी बॉलिंग ले लेता है, फील्डिंग ले लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक ही चीज़ आती है, क्या आती है, या तो कर्ण आती है, या फिर या तो हेड आता है या टेल आता है। तो इसमें भी ऐसा ही है। यदि किसी घटना का आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, यदि किसी घटना को समझाया जा रहा है, तो वो दोनों से नहीं समझाया जा सकता, किसी एक से ही समझाया जाएगा। या तो तरंग प्रकृति से समझाया जाएगा या फिर वो कण प्रकृति से समझाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अब हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन तरंग से ही संभव है समझाना, ये कर्ण प्रकृति से किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी प्रकार ये अपवर्तन जो है ये कर्ण प्रकृति से नहीं समझाया जा सकता, ये तरंग प्रकृति से ही समझाया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर जो आती हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो ये तरंग से नहीं समझाया जा सकता, ये केवल कर्ण से समझाया जा सकता, कर्ण प्रकृति से, ठीक है। तो दोनों पहलुओं में से केवल एक ही पहलू एक बार में प्रयोग होगा किसी प्रभाव को समझाने के लिए। तो ये यहाँ पर यही बात कह रहा है कि विकर्ण की दोनों प्रकृति किसी एक सिक्के के दोनों पहलुओं की भांति होती है, अर्थात किसी एक घटना में केवल एक ही प्रकृति प्रभावी होती है, यानी कि एक ही प्रकृति से उस घटना को एक्सप्लेन किया जाएगा। उस घटना के लिए दोनों प्रकृति कभी भी एक समान नहीं समझा सकती, ठीक है। यानी कि एक समझाएगी तो दूसरी विफल हो जाएगी, उसमें असफल हो जाएगी, ठीक है, वो समझा नहीं पाएगी। इसका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो उम्मीद है ये वाला आपको टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों उम्मीद है ये टॉपिक यानी कि द्वैत प्रकृति आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ये आप एक बार फिर वीडियो देख लेना, ये बिल्कुल आपको ऐसा हो जाएगा कि यदि आपसे कोई लिखने के लिए भी कहे तो आप तुरंत इसके बारे में इसकी सारी चीज़ें लिख दोगे, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स में इसी वजह से निकाल के मैं समझाता हूँ कि आप यदि एक पैराग्राफ के रूप में हम समझाते हैं तो एक पैराग्राफ के रूप में सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं। तो हम बताना कुछ चाहते हैं, मतलब यदि हम बिना पढ़े, मतलब बिना हम देखे लिखने के प्रयास करें तो हम बताना कुछ चाहेंगे उसमें और लिख कुछ आएंगे। तो इसके लिए हम अलग अलग पॉइंट्स बना देते हैं इस चीज़ पे। तो अलग पॉइंट से क्या फ़ायदा हो जाता है कि आप जो चीज़ आपको समझानी होती है वो उतना आप जो है क्लियर हो जाता है, वो वहीं फैक्ट खत्म हो जाता है। ये फैक्ट आपका यहीं खत्म हो गया, इसके बाद अगला फैक्ट आ गया इसका, इसके बाद अगला आ गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाती हैं, समझ के याद करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की। तो इसे पढ़ने से पहले हम धातु की बात कर लेते हैं। ये धातु पे होता है इसका काम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? धातु से निकलेंगे, ठीक है, धातु से निकलेंगे। तो धातु पे जब कोई प्रकाश डाला जाता है, विकिरण डाला जाता है, तो उस विकिरण डालने का प्रभाव ये होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। क्या निकलने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो वो निकलते कैसे हैं वो थोड़ा समझते हैं। तो इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या है? हमने बताया आपको कि धातु पे जब आप विकिरण डालोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलते क्यों हैं, क्या कारण है? मतलब प्रकाश गिरा और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहली बात तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चीज़ें काल्पनिक होती हैं, ये चीज़ें जो हैं वैसे देखी नहीं जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से इनका देख पाना असंभव है, ठीक है, इनको देखा नहीं जा सका अब तक। परंतु ये एक व्याख्या के तौर पर इसको लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो होते किस तरह से, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कोई धातु होगी, तो धातु के किसी हिस्से में कोई पर्टिकुलर हम एलिमेंट ले लेते हैं, तो उस एलिमेंट में मैं कहता हूँ कि ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक होता है। तो नाभिक का जो सारा द्रव्यमान होता है वो इसमें केंद्रित होता है। सारा द्रव्यमान कहाँ होगा? इसमें केंद्रित होगा। तो ये क्या है? नाभिक। नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, या न्यूट्रॉन्स, 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 प्रोटॉन्स। तो इस प्रकार से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन, बताओ? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में। कहाँ होते हैं? ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं इसके चारों, मतलब
वृत्ताकार कक्षाएं इस प्रकार से होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से और कक्षाएं होती हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये मूवमेंट करते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और इस नाभिक से बंधे हुए होते हैं। अपने आप ये कहीं नहीं जा सकते, अपने आप ये कहीं नहीं जा सकते। जब इसको बुलाया जाएगा, जब इसको निकालने की कोशिश की जाएगी तो ही ये निकल के जा सकते हैं, और केवल निकल के भी वही जाते हैं जो बिल्कुल सरहद पर होते हैं। कहाँ होते हैं? सरहद पर होते हैं, यानी कि जो इसके समीप होंगे वो जल्दी से यहाँ से नहीं निकलते बाहर। यानी कि यदि मेटल के अंदर मानूँ, मेटल का कोई हिस्सा मान लूँ, इसे हिस्से में कोई नाभिक है और उसकी चारों कक्षाएं हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो केवल जो बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होंगे केवल वो ही निकल के बाहर जाएंगे, ठीक है, केवल वो ही निकल कर बाहर चले जाएंगे, परंतु ये अपने आप नहीं जाते। मैंने बताया ना, इनको भी ऑर्डर की आवश्यकता होती है, ये अपने आप कभी भी निकल के नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हम ये पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहा हुआ है कि धातुओं की परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कौन सी होगी? यही तो कक्षा होगी बाह्यतम, जो सबसे बाहर की होती है, में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से बंधे होते हैं, यानी कि कम दृढ़ होते हैं, ये कम दृढ़ होते हैं ये, ठीक है। इस पर पूरा कंट्रोल नहीं होता इसका, इस पर इसका पूरा कंट्रोल नहीं होता। इसका कंट्रोल किस पर होता है? इस पे, क्योंकि इनके बीच में एक बल लगता है, ठीक है, वो नाभिकीय बल होता है। तो नाभिकीय बल लगता है, तो नाभिकीय बल के प्रभाव में ये घूमते रहते हैं चारों ओर, जैसे कि सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती है। और वो कैसे घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, यानी कि इस प्रकार से। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी घूमती है, इस प्रकार से घूमती है। तो पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, ठीक है। ये थोड़ी दीर्घ वृत्ताकार नहीं बनी, ये तो कोई वो ही नहीं बना चित्र ढंग से, तो ये इस तरह से बनेगा। ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हो गई, और ये यहाँ पे पृथ्वी में मैं यहाँ मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सूर्य मान लेता हूँ, ठीक है। ये सन हो गया आपका, वही पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है इसके चारों ओर ऐसे घूमती है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे घूमती है। तो जैसे ये पृथ्वी घूमती है, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इनके बीच में क्या बल लगा होता है? इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। और इनके बीच में कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। तो उसके प्रभाव में इलेक्ट्रॉन, तो जो बाहर का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो कम दृढ़ता से बंधा होता है, तथा सामान्य ताप पर ये इलेक्ट्रॉन संपूर्ण धातु की परिसीमा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसकी परिसीमा में गति कर सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाहर कक्षा में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, ठीक है। इनको बस आवश्यकता होती है कि कोई इनको जो है निकालने का प्रयास करे। तो वो कौन निकालेगा? आप देखते हैं कौन निकालता है। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ लो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाह्यतम कक्षा में होते हैं, कम दृढ़ता से बंधे होते हैं, तथा सामान्य ताप पर ये इलेक्ट्रॉन संपूर्ण धातु की परिसीमा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ये निकलेंगे और अब ये कहीं ना कहीं इधर उधर घूमने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर बात आती है, जिन परमाणुओं में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धनायनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस टाइम, और ये किस में है? इस नाभिक के चारों घूम रहे हैं। और नाभिक किस में है? किसी परमाणु के अंदर होगा। मैंने मान लिया कि परमाणु है, हालांकि ये जरूरी नहीं कि चकोर वाली पोजीशन हो इसकी। परमाणु कैसा भी साइज हो सकता है परमाणु भी गोल ही हो। तो परमाणु जो होता है, परमाणु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ेगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के कारण ये धनावेशित हो जाते हैं। जो परमाणु होगा, ये परमाणु है मान लो, तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। यानी कि जब ये निकलने की कोशिश करेगा तो ये धनावेशित हो जाएगा। और धनावेशित जब होगा तो इन दोनों के बीच में एक बल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बल लग जाएगा। और ये आपस में एक दूसरे को छोड़ने से मना करेंगे। ये कहेंगे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मैं तेरे को बांध के रखूंगा, ठीक है। इसको क्या कहेगा? ये आपस में लड़ेंगे आपस में। ये कहेगा नहीं मुझे जाना है निकल के, ये कहेगा नहीं जाना दूंगा, तो ये आपस में बांध के रखेगा।
तो इसको क्या चाहिए, पावर निकलने के लिए। तो पावर किससे मिलेगी, पावर मिलेगी ऊर्जा से। और ऊर्जा कहाँ से आएगी, वो आएगी प्रकाश से। यानी कि इस पर जब प्रकाश पड़ेगा परमाणु पर तो इसको ऊर्जा ले लेगा, ये ऊर्जा ले लेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। अब इसकी ये बात नहीं मानेगा, परमाणु की बात ये नहीं मानेगा और नहीं मानकर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये केवल एक समझाने का वे है, बाकी कुछ नहीं है। ये लिख कर नहीं आना है आपको अपने एग्जाम में। ठीक है, तो जिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वे धनायनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन धनायनों के आकर्षण के कारण ही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को स्वयं नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। तो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो प्रकाश से मिलेगी। तो वो ऊर्जा जब इसे मिलेगी तो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। कार्यफलन कहते हैं, यानी वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। यानी कि वो अतिरिक्त ऊर्जा जो इसे चाहिए थी परमाणु से बाहर निकलने के लिए, अपनी कक्षा को छोड़ने के लिए जो उसे चाहिए थी, उस कक्षा को छोड़ने के लिए, उस परमाणु को छोड़ने के लिए उसे अतिरिक्त जो ऊर्जा चाहिए थी उसे हम कार्यफलन कहते हैं, यानी कि वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसे φ0 या W से प्रदर्शित करते हैं। और φ0 को नापा किस में जाता है, उसको जो नापा जाता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है, यानी कि ईवी में। जैसे कि लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। इसी प्रकार से इसको जो नापा जाएगा वो ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इसका मात्रक है। ये क्या है, इसका मात्रक। φ0 यानी वर्क फंक्शन का, कार्यफलन का मात्रक होता है। ठीक है, और जो ये कार्यफलन होता है इसका मान धातु के गुणों पर निर्भर करता है और उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसकी पृष्ठ की प्रकृति है कैसी। जैसे कि आप पानी ले लो, पानी जो है हालांकि धातु नहीं है, तो पानी को जब आप उबालते हो तो उसके जो सतह के जो कण होते हैं वो कण अपने आप शरीर छोड़ने लगते हैं। वो आपको कैसे दिखाई देते हैं, वाष्प के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, वाष्प निकलती है ना, वाष्प होती है वेपर। जब पानी को गर्म करते तो जो सफ़ेद श्वेत रंग की वाष्प नहीं निकलती है, वाइट कलर की वाष्प निकलती है, वो क्या होते हैं, वो सतह के कण होते हैं जो कि वाष्पीकृत होकर वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि वो प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रकृति कैसी है। क्या वो लोहा है, लोहे को गर्म कर रहे हो आप, क्या वो चांदी को गर्म कर रहे हो आप, मतलब गर्म करना मतलब चांदी को आप जो है प्रकाश दे रहे हो, या लोहे को प्रकाश दे रहे हो, लोहे पर प्रकाश अपने विकिरण डाली है, यानी कि लोहे पर विकिरण डाली है, चांदी पर डाली है, सोने पर डाली है विकिरण, तो किससे निकल रहे हैं वो, या पीतल पर डाली है या आपके जो है कांसे पर डाली है, किस पे डाली है आपने, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी निकलने के लिए बाहर। ठीक है ना, उसे कितनी जल्दी वो निकल जाएगा। जैसे पानी को उबालो, जल्दी जल्दी निकलने चालू हो जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ निकल जाएगी, वो हो सकता है इनमें ना निकले जल्दी। तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है और कार्यफलन का मान जो होता है वो धातु के गुणों और उसकी पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक बात और इसमें कही हुई है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फंक्शन जो होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का मान होता है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कर दें, हम 1 वोल्ट विभवांतर चढ़ा दें उसमें, जैसे इंसान में इंजेक्शन चढ़ा देते हैं, ऐसे ही इसमें क्या है 1 वोल्ट विभवांतर दे दिया इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पास कितनी ऊर्जा हो गई, उसके पास 1.6 10 के -19 जूल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। किसका मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, इसे आप याद करके चलना। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये क्या है, डेफिनेशन है, ये क्या है, परिभाषा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यदि परिभाषा पूछ लेते हैं एग्जाम में आ जाता है ये कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताओ, ऐसा पूछा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या तात्पर्य है, तो ये परिभाषा लिख के आनी है, परिभाषा है, ये याद करके ले जाना है इसे। 1 इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का मान है, और 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है। ये परिभाषा खत्म हो गई इसके यहाँ पे, ये परिभाषा खत्म हो गई यहाँ से यहाँ तक इसकी। अगला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि सीजीएम का कार्यफलन कितना होता है। तो सीजीएम का कार्यफलन सबसे कम होता है। ये धातु है, सीजीएम क्या है, ये धातु है। ऐसे प्लेटिनम भी क्या है, धातु है। तो धातु का कार्यफलन किसका कम होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी होता है सीजीएम का। सीजीएम जो धातु है उसका कार्यफलन सबसे कम होता है, सबसे कम, सबसे न्यूनतम होता है, और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है।
यानी कि सारी धातुओं के अंदर सबसे कम कार्यफलन इसका, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी मुक्त कराया जा सकता है, मतलब आसानी से कम ऊर्जा से मुक्त कराया जा सकता है, और इसके इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, यदि एग्जाम में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को समझाइए, ठीक है, तो आपको ये समझा कर आना है। अभी जो हमने आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का टॉपिक पढ़ाया, उसमें क्या पढ़ाया हमने कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो आपने समझ लिया। अब ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक उत्सर्जन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। निम्नलिखित लगभग 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा और चौथा। तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या होते हैं ये? तापायनिक उत्सर्जन को देखते हैं तो इसे कहते हैं थर्मायनिक इमिशन। तो थर्मायनिक इमिशन क्या होता है, यानी कि तापायनिक उत्सर्जन। तो तापायनिक से ही इसका समझ में आ रहा होगा आपको, तापायनिक यानी कि ताप, शुरू में क्या आ गया, ताप आ गया, यानी कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, यानी प्रकाश सुग्राही कोई पृष्ठ है धातु का, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के कारण उसमें से क्या निकलेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो जाते हैं। जो उसकी सतह पर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर आने चालू हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे हम, उन इलेक्ट्रॉनों को हम तापायन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापायन, यानी कि थर्म आयन, थर्म आयन्स कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? तापायन कहते हैं। तो थर्म आयन हम कहेंगे, और जो घटना हुई तापायनिक उत्सर्जन की उसे हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। घटना तो थर्मायनिक इमिशन बोलेंगे, और जो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहा जाएगा। अब आती है बात प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आपने पढ़ ही लिया, आपको समझा ही दिया क्या होता है, फिर बता देता हूँ कि जब किसी प्रकाश सुग्राही पृष्ठ पर क्या डालेंगे, हम प्रकाश डालेंगे, तो प्रकाश डालने के प्रभाव से क्या होगा, उसके प्रकाश से ऊर्जा किस में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉन में। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी बाह्यतम कक्षा में न्यूक्लियस की, और उनको एनर्जी मिलकर वे बाहर आ जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और घटना क्या कहलाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगी, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगी। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्लियर है? ऐसे ही क्षेत्र उत्सर्जन होता है। क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन में हम फील्ड इमिशन बोलते हैं, और इसे कोल्ड इमिशन भी बोला जाता है, ठीक है। फील्ड का तो मतलब होगा क्षेत्र, और कोल्ड का मतलब होगा शीत। शीत उत्सर्जन भी इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें धातु की सतह को करंट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? करंट लगाया जाता है। तो करंट लगाते हैं तो जो करंट का जो पावर होता है, ठीक है, वो 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर, लगभग इतना लगाना पड़ता है, वोल्ट पर मीटर, इतना विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ता है। क्षेत्र का नाम इसी वजह से आया इसमें। ये क्षेत्र जो वो क्षेत्र नहीं है, वो विद्युत क्षेत्र है, वो केवल क्षेत्र नहीं है, वो विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र की वजह से उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि हम करंट लगाते हैं तो करंट लगने से उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऊर्जा मिल जाती है, और वे पृष्ठ छोड़कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, जो है उन इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं हम, क्षेत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और साथ में इनको वैद्युत इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। आती है बात द्वितीयक उत्सर्जन की। अब द्वितीयक क्या आ गया, द्वितीयक क्या आ गया, ये एक तरह का जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है प्राथमिक टाइप का होता है। ये द्वितीयक टाइप का उत्सर्जन क्या होगा इसमें ये होता है कि जब किसी धातु पर हम प्रकाश ना डालकर इलेक्ट्रॉन डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रकाश नहीं डाल रहे हम इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं उस पर। तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे जो बाहर निकलेंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर डाले और उनकी ऊर्जा किसे मिल जाएगी। तो जब किसी धातु को, कोई धातु है, उस धातु पर हमने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। क्या डाल दिए? इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ई लगा दिए हमने, ई से इलेक्ट्रॉन बताते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए
तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस पर डालेंगे तो ये अपनी ऊर्जा किसे दे देगा, जो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे होंगे उनको दे देगा, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा पाकर वो बाहर निकल आएंगे। तो बाहर निकल आएंगे तो उनको क्या कहते हैं हम, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। क्या क्या बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन्स, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इन्हें हम बोलते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन बोलते हैं। घटना को सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं, और द्वितीयक इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त होकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा टॉपिक आपका आज का क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। वैसे भी जो चार मैंने आपको ये मिशन बताए, चार जो उत्सर्जन बताए, ये हमारे कोर्स में बस यही है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, हमें केवल यही पढ़ना है। ठीक है, ये बाहरी तौर पर है, आ जाए तो समझाया ना, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि पूछ लेता है तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है तो बताया ना कि मैंने क्या बताया आपको, उस हिसाब से आप इसके बारे में लिखे आना। ये पूछ लेता है तो ये पूछेगा तो अलग से इनको एक एक लाइन में, दो लाइन में लिख के आना है। ये पूछेगा तो फिर इसका कुछ ज़्यादा ये पूछेगा इसके बारे में। ठीक है, कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें, कई चीज़ें इसमें निकाल के पूछेगा, कार्यफलन वगैरह के बारे में बहुत कुछ पूछेगा इसमें। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हम इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, और कैसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो वो न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।